प्रीवियस क्लास हम लोग इस टॉपिक को देख चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे रिलेटेड टू दिस, आपको याद होगा। क्या आप थोड़ा थोड़ा मुझे बता दोगे? पहला था कि इन केस ऑफ कंडक्टर्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है? इंक्रीज। एक ही माइक्रोफोन है क्या? व्हाट अदर्स आर थिंकिंग? बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। आपकी आवाज क्यों जोर नहीं आ रहा है? शायद मेरा आउटपुट कम है क्या? देखता हूँ। Why your sound is not coming louder? अरे ये आउटपुट लेवल कम है। अब आएगा। हाँ, there was a fault at my end. अब बताओ, with increase in temperature, resistance of conductors increase or decrease? इंक्रीज। हाँ, और in case of insulators, with increase in temperature, resistance डिक्रीज। अच्छा, तीसरी चीज था जो चेंज इन रेजिस्टेंस था, उसका फॉर्मूला क्या था? R1 अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी इज नथिंग बट राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ये अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या होता है यूनिट इसका? डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अच्छा, फिर क्या था? फिर था ये पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, है कि नहीं? एंड इट वाज नेगेटिव फॉर इंसुलेटर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, और ये फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता था? द फाइनल रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T2 R2, इसी से ही निकल रहा है। R2 इज R1 प्लस दिस एंटायर थिंग। R1 कैन बी टेकन कॉमन, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। दिस ए वेरी पॉपुलर फॉर्मूला अवेलेबल इन ऑल बुक्स। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग जो देखे थे, फॉर ए वायर ऑफ resistance R, I'll take it to other page. Point number 2 देखे थे, for a wire of a resistance R with a small increase delta T in temperature, the change in resistance is equal to dr। अब इसको डेल्टा टी कहो या dt कहो, स्मॉल है तो डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं dt। dr क्या होता था? ओरिजिनल रेजिस्टेंस अल्फा dt। यहां से हम लोग काफी चीजें फॉर्मूला निकाले थे। क्या क्या फॉर्मूला निकाले थे? इसमें से निकाले थे कि रेट ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर इज इक्वल टू r अल्फा, एंड dr by dt इज अदरवाइज द स्लोप ऑफ r वर्सेस t डायग्राम। प्रीवियस क्लास पढ़े हैं, जो लोग मिस किए हो तो दे मस्ट वॉच द वीडियो करेंट नेटवर्क पार्ट 2। ठीक है, मैं शेयर कर दिया था ग्रुप में। दूसरा चीज हम लोग देखे थे, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ R वर्सेस T डायग्राम। दूसरा ये था कि dr by r क्या हो जाता है? इट इज कमिंग आउट टू बी अल्फा dt। ध्यान रहे, दिस इज ओनली फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, dr by r अगर अल्फा dt हुआ, आई मल्टीप्लाई 100 ऑन आइदर साइड। इधर भी 100 मल्टीप्लाई करता हूँ, उधर भी 100 मल्टीप्लाई करता हूँ। सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई मल्टीप्लाई 100, dr क्या हो गया? चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। क्या देगा हमें? ये हमें देगा परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, है कि नहीं? change in resistance by original resistance into 100 is the percentage change in resistance.
दैट इज इक्वल टू, पर इधर 100 मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 100 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या पता चला, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। किसके लिए? फॉर द केस ऑफ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये याद रखना। फॉर स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर the percentage change in resistance is coming out to be alpha dt into 100। समझ में बोलेंगे कि अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अब बोलेगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस दिया नहीं, कैसे निकालेंगे? इट इज अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। सीधे सीधे क्वेश्चन, जो फॉर्मूले मैं आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चन सोचो, डायरेक्ट क्वेश्चन, नो ट्विस्ट। ठीक है, ओके। थोड़ा ये कैमरा को एं कर देते हैं, बस आगे। फाइन, चलिए अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्परेचर ऑफ the resistance of a wire at 20 degree centigrade is 50 ohms. Temperature coefficient of material is say 4 into 10 to the power minus 3 degree centigrade inverse. Find what will be resistance of wire at 120 degree centigrade। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। 2-3 क्वेश्चन में करवाऊंगा, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, लेकिन वो 2-3 क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ओके, चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 70 ओम 70 ओम आ रहा है, देखते हैं। यहाँ पर R1 दिया गया है समथिंग लाइक 50 ओम्स। R2 पूछा गया है, डेल्टा टी इट इज 120 माइनस, पहले क्या था 20 T2 माइनस T1 इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा दिया गया है, अल्फा इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो फिर R2 का फॉर्मूला क्या है? R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही है वो क्वेश्चन जो सारे बोर्ड में बार बार आया है, इन ऑल बोर्ड्स यही क्वेश्चन बार बार आया है। R1 R2 दिया रहेगा, या फिर R1 R2 डेल्टा टी और अल्फा, इनमें से 3 दिया रहेगा, चौथा को निकालो। डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार आया है। तो वैल्यू डालें इसमें 50 हुआ, ये 1 प्लस अल्फा का वैल्यू दिया गया है कितना 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, डेल्टा टी को मिला है हमें 100। तो ये कितना हो गया भैया? ये हो गया इट इज कमिंग आउट टू बी 10 पावर 0.4 1.4 इंटू 50 इज कितना जल्दी कर देता है, देखो ये लड़का 70 ओम्स। कितना सिंपल है, और इतना ही सिंपल सोचो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मैं आपको टेम्परेचर वेरिएशन को 2 पार्ट में पढ़ाया। एक हुआ जो ओवर ए वाइड रेंज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा था फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर जो है वो एंट्रांस वगैरह में आता है। एनीवे लेट्स सी इसके रिलेटेड और क्वेश्चन नंबर 2 वायर्स have resistances R1 and R2. Find what should be, ये क्वेश्चन भी बहुत ही पॉपुलरली आया है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। What should be ratio of their
टेम्परेचर कोएफिशिएंट्स, temperature coefficients such that equivalent resistance of their series connection is constant at all temperatures। कोई भी टेम्परेचर में लो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब आई होप कि क्लास 10 में आप लोग थोड़े थोड़े पढ़े होंगे कि व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, R1 R2 अगर सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, याद है क्या? याद नहीं है? बढ़िया, कितना सिंपल सा चीज है। क्या करें, आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। यू पीपल आर सो ब्रिलियंट। अगर तुमको मालूम नहीं है मतलब ढंग से खिलाया नहीं गया होगा। ये सब कोरोना का इफेक्ट है। देखो भाई, ये वायर का रेजिस्टेंस R1 है, ये वायर का रेजिस्टेंस R2 है। ये रेजिस्टेंस कवर कर ली। कोई करंट अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्या रेजिस्टेंस पाएगा? R1। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्या रेजिस्टेंस पाएगा? R2। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला इसको? R1 प्लस R2। सिंपल सा चीज है। क्या बात समझ में आया क्या? सो इन सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है। एनीवे, अब ये दोनों एंड में जो रेजिस्टेंस हुआ R1 प्लस R2 वो कांस्टेंट रहेगा किसी भी टेम्परेचर में। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? टेम्परेचर बदलेगा तो इसका भी रेजिस्टेंस बदलेगा, इसका भी रेजिस्टेंस बदलेगा। दोनों का रेजिस्टेंस बदलने के बावजूद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हाँ, हो सकता है। अगर एक का रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा, दूसरा का घट रहा होगा, और एक का जितना बढ़ता है दूसरे का उतना घट रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसे कंडीशन हो जाएगा, ये जितना बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस ये उतनी ही घट जाएगा, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। और इसका कुछ बढ़ेगा, इसका कुछ बढ़ेगा, दोनों का कितना कितना बढ़ा, जुड़ के क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कुछ नहीं बढ़ा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर एनी राइज इन टेम्परेचर डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों मिलके कितने बढ़े? 0 बढ़े। अच्छा, डेल्टा R1 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये होता है R1 अल्फा डेल्टा टी। एनी राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। टेम्परेचर को अगर डेल्टा टी बढ़ाएंगे, R1 का चेंज हो जाएगा डेल्टा R1, R2 का चेंज हो जाएगा डेल्टा R2। और ये डेल्टा R1 क्या है? R1 अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या? अल्फा 1 पहला वाला का टेम्परेचर कोएफिशिएंट प्लस R2 अल्फा 2 डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू 0। देखो तो भैया, इसमें से कुछ निकल के आ रहा है क्या? क्या निकालने के लिए दिया गया है? अल्फा 1 बाई अल्फा 2। यस, यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज अल्फा 1 बाई अल्फा 2। फ्रॉम दिस रिलेशन यू क्लियरली सी अल्फा 1 बाई अल्फा 2 मस्ट बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 बाई अल्फा 2 इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी माइनस R2 बाई R1। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A wire is at 20 degree centigrade. It has temperature coefficient into 10 power minus 3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ठीक है। If
टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड by 4%, find percentage rise in रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा बताओ। दिखने में कितना कुछ ये कितना कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। जिनको ये फॉर्मूला नहीं मिला होगा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर का, उनके लिए तो धुआं निकल जाएगा। मैं आपको एडिशनल फॉर्मूला दे चुका हूं कि फॉर ए स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ा है भैया 4%। 4% इज ए वेरी स्मॉल चेंज। फिजिक्स में हम लोग 5, 6, 10% तक स्मॉल ले लेते हैं, बिलो 10%। ओके, इट्स ए स्मॉल चेंज। सॉल्यूशन, पहले बताओ परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लो था रेजिस्टेंस R, बदल गया DR, तो कितना परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस हुआ। यू नो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला है इसका, DR चेंज इन रेजिस्टेंस बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100। लेकिन DR कितना है भैया, अल्फा R डेल्टा T, तो DR बाई R इंटू 100 कम्स आउट टू बी कितना, अल्फा डेल्टा T इंटू 100। अब डेल्टा T कितना है, डेल्टा T कितना बढ़ा है 4%। टेम्परेचर 4% बढ़ गया, था कितना 20 का 4%। सो डेल्टा T इज 4% ऑफ 20, मतलब कितना 4/100 इंटू 20। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 4/5। यस 4/5। वैल्यू डालें, अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है 5 इंटू 10⁻³ डेल्टा T इज इक्वल टू 4/5 इंटू 100। कुछ मारपीट करो तो कुछ मिलेगा। 40% चेंज इन रेजिस्टेंस, 5 को खा गया, ये हो गया 0.4%। So resistance will increase by 0.4%। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. You can treat this question is a very difficult question on this article। पूछ के देखो, जो है दूसरी जगह आकाश विकास झकाश में, उनको पूछो, फंस जाएंगे, क्योंकि that formula, that theory is not available in any book nor they teach। One more question जो जेई में आया था, थोड़ा कर लेते हैं। Question number 4। The resistance of a wire changes with temperature as, मैं इसको प्रीवियस क्लास करवाया था, मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे याद है, आप लोग आंसर बताना है। एज R इज इक्वल टू समथिंग लाइक 4t² प्लस 3t। फाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट t इज इक्वल टू t0। मतलब अल्फा निकालना है। ये रिलेशन से पता चल रहा है कि ये तो कुछ अजीब सा रिलेशन आ रहा है, हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो इसमें से हमें अल्फा पता करना है, कब, एट t इक्वल टू t0। ठीक है, नाउ सी द सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि rate of change in resistance with temperature is given by R alpha, है कि नहीं। ठीक है, dr by dt निकालो। dr by dt निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 8t प्लस 3 इज इक्वल टू R alpha। R कितना है, ठीक है, R alpha R कितना है 4t² प्लस 3t होल इनटू अल्फा। मिल गया यहाँ से अल्फा का वैल्यू। ये जेई मेन का क्वेश्चन है। 8t प्लस 3 बाय
4t² प्लस 3t। कब निकालना है? एट ए टेम्परेचर t इक्वल टू T0। तो डाल दो t इक्वल टू T0 डालो तो क्या मिलेगा? 8t0 प्लस 3 बाय 4t0 का स्क्वायर प्लस 3t0। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. यस। यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो गया, ठीक है। नाउ वी वांट टू स्टार्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बट बिफोर दैट इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैं बता देता हूँ। वन लाइनर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ए थर्मिस्टर? कहाँ आता है? बोर्ड में तो कभी नहीं आया। क्या करें, एक बार जेईई मेन में आ गया। व्हाट इज ए थर्मिस्टर? अवेलेबल है एनसीईआरटी बुक में, दूसरे बुक में इसके ऊपर कोई हाईलाइट नहीं किया गया। कोई मटेरियल का रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर के साथ बहुत ही शार्पली बदलता है तो हम उसको कहते हैं थर्मिस्टर, ठीक है। क्या कहेंगे? इट इज अ मटेरियल whose resistance sharply changes with temperature। समझ में आया क्या? शार्पली चेंजेस मतलब शार्पली बढ़ता भी होगा घटता भी होगा, दोनों किस्म के थर्मिस्टर्स मिलते हैं। काफी जगह ये यूज होता है ना। आप लोग यूज करते हो एसी में, जब आप आपका सेट कर देते हो, क्या बताओ, टेम्परेचर 25 सेट कर दिया। जब रूम टेम्परेचर 25 हो जाता है वो क्या करता है? बंद हो जाता है चलना। या 22 सेट कर दिया, रूम टेम्परेचर 22 हो गया तो बंद हो जाता है। बंद हो जाता है मतलब क्या? कंप्रेसर चलना बंद हो जाता है। तो कौन सेंस करता है कि रूम टेम्परेचर 22 हो गया? दैट्स ए थर्मिस्टर। समटाइम्स थोड़े सस्ते टाइप की एसी वगैरह में आपको थर्मोस्टाट मिलेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ए थर्मिस्टर, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा भी चेंज होगा रेजिस्टेंस शार्पली बदल जाएगा। और ये थर्मिस्टर्स मोस्टली यूज होते हैं ट्रांसड्यूसर्स में। ट्रांसड्यूसर्स क्या है? ये ऐसा चीज है कि मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकली मेजर करने के लिए, मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकली मेजर करने के लिए जो अरेंजमेंट रखा जाता है उसको ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस है। किसी टायर का प्रेशर मेजर करना है तो आपका जो डिजिटल मीटर रहता है वो मेजर करता है कि कितना प्रेशर है। कैसे मेजर करता है? विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसड्यूसर। वो प्रेशर को डिजिटाइज करके मेजर करके उसमें से करंट निकाल के उसको बता देता है। दे आर कॉल्ड ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स में इसको यूज करते हैं जहां पर टेम्परेचर वेरिएशन को लेके कुछ कैलकुलेशंस रहता है, तो ठीक है। अब ये जो थर्मिस्टर है, इस थर्मिस्टर का जो होगा आपका, क्या कहते हैं? हाँ, एनी प्रॉब्लम रवि? बोल, क्या हुआ? पानी सर। पानी पीना है? तुम लोग इतने बड़े हो गए, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है? इधर मैं थर्मिस्टर समझा रहा हूँ बच्चा, ये पानी पीने में लगा। तो ये थर्मिस्टर का अगर हम R वर्सेस T डायग्राम करेंगे, ये आया था तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस कुछ था, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा तो ये थर्मिस्टर शार्पली रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। Why manganese is used as filaments और फिलामेंट मटेरियल ऑफ बॉल्स, बल्ब वगैरह में, हीटर कॉइल में भाई मैंगनीज यूज करते हैं। हीटर कॉइल में मैंगनीज यूज होता है। व्हाई? रीजन हुआ, जब हम हीटर को ऑपरेट करेंगे तो गर्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जो कॉइल है टेम्परेचर के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर जब हम इसके क्रॉस में एक फिक्स्ड वोल्टेज दे रहे हैं और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो करंट नहीं जा पाएगा, करंट कम हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू कंज्यूम एनी पावर। थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा कि अगर वोल्टेज अप्लाई किए भी रेजिस्टेंस R है तो पावर होता है V²/R। R अगर बढ़ गया पावर घट जाएगा, हीटर गर्म नहीं कर पाएगा।
तो टेम्परेचर बढ़ने से भी उसका रेजिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए या फिर थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सो व्हाई मैंगनीज इज यूज्ड? बिकॉज इट इज हैविंग ए वेरी लो वैल्यू ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। गर्म करने से भी उसका रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, थोड़ा सा चेंज आता है। समझ में आया क्या? यही क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा जाता है सीएचएससी सीबीएसई दोनों का। तो क्या लिखेंगे? एज manganine has very low temperature coefficient of resistance. It is preferred to be used as heating elements. समझ में आया? क्यों करते हैं? क्योंकि उसका बहुत लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। फायदा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी उसका रेजिस्टेंस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अभी हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ओम्स लॉ वगैरह नहीं पढ़े, इसलिए ज्यादा नहीं फैला रहे, आगे आगे आपको चीजें समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है व्हाई कार्बन ब्रशेस are used in motors और generators। मोटर के बारे में क्लास 10 में तो पढ़े होंगे आप लोग, डीसी मोटर्स नहीं, उसमें कम्यूटेटर। हाँ बोलो। हमारे से हाँ बोलो जोर से बोलो। मोटर्स नहीं था सर, हमारे सिलेबस में डिडक्ट हो गया था। तुम लोग तो गए बेटा, सिलेबस से अगर डिडक्ट किया आगे, लेकिन इसको कहीं जोड़ना चाहिए था। सोच लो क्या हो रहा है। अगर कोई चीज को बच्चों का पढ़ाई से निकाल दिया तो कहीं ना कहीं तो जोड़ना चाहिए। कहाँ जोड़ोगे फिर? जोड़े नहीं, बड़ी बुरी हाल है। एनीवे, व्हाई कार्बन ब्रशेस आर यूज्ड इन मोटर्स और जनरेटर्स, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, आपको मालूम होगा और हम लोग भी पढ़ेंगे। कोई एक कॉइल को अगर हम क्या करते हैं, किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लो किसी मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल है बेटा, और सोचो कि ये कोई कॉइल है, ये मान लो कि ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा फिगर बनाना पड़ेगा नहीं तो कैसे समझाएंगे। ये दो टर्मिनल है, सोचो ये दीज आर द टर्मिनल्स टू व्हिच द पावर इज टू बी सप्लाइड। मुझे तो शाफ्ट बनाना पड़ेगा, कम्यूटेटर बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो जब इसमें करंट पास करेगा ना, व्हेन ए करंट विल पास थ्रू दिस, यू विल फाइंड दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग, ये घूमने लगेगा, ठीक है, ये घूमने लगेगा। तो दिस इज व्हाट इज द मोटर। एक कॉइल रहता है, दोनों तरफ दो मैग्नेट रहते हैं और उस कॉइल में हम करंट पास करवाते हैं, तो घूमता है तो बाकी चीजों को घुमाता है, घूमने वाली चीज घुमाता है। तुम्हारा जो दोस्त बहुत ज्यादा घूमता है उसके साथ मिलोगे तो क्या वो भी घुमाएगा, है कि नहीं? तो घूमने घुमाने वाली बात हो गया इसमें क्या हो गया, हमें इसको करंट देना कैसे देंगे? ये तो घूम रहा है तो इसको करंट कैसे देंगे? हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर ऐसे जो कम्यूटेटर रहता है उसके साथ दो ब्रॉस रहते हैं, ये ब्रॉस के साथ एक स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग के साथ ये दबा हुआ रहता है, ये ब्रॉस इसके साथ रहता है, इधर ये दबा हुआ रहता है, और इसमें हमने क्या करते हैं, इसमें वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। थ्रू दिस स्प्रिंग करंट फ्लोज थ्रू दिस ब्रॉस, और इस अब ये जब घूमता है वो ब्रॉस के ऊपर घिसता है। सोचो ये मेरा दो उंगली दो ब्रॉस है और ये पेन घूम रहा है तो घिस रहा है ना इसके ऊपर, तो क्या हो गया, घिसने के कारण ये कंटिन्यूअसली पावर कंटैक्ट में तो है लेकिन घिस रहा है। तो इसमें क्या होता है कि इसको जब हम यूज करते हैं, करंट कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है घिसने के कारण, बिकॉज इट इज इन कॉन्टैक्ट। और जैसे जैसे घिसता है, कार्बन घिस जाता है तो धीरे धीरे उसका साइज छोटा हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग है वो उसको पुश करके रखता है,
हरम लगाता है। कुछ दिन के बाद ये घिसते घिसते काफी छोटा हो जाता है और फिर इसको निकाल के दूसरा ब्रश लगाना पड़ता है। यू हैव टू चेंज द ब्रश पीरियडिकली। समझ में? अब ये जब घिसता है, ये कार्बन का क्यों लगाते हैं कि घिस जाता है, बदलना पड़ता है। कॉपर का ही लगा देंगे, वो भी घिसेगा। लेकिन कॉपर के केस में क्या है, ये जो चीज जिसके ऊपर घिस रहा है, कॉपर काफी हार्ड है, उसको भी वो क्या कर देगा, उसमें भी इरोजन हो जाएगा, उसको भी खा जाएगा। एक हार्ड चीज को दूसरी के ऊपर रगड़ देंगे तो दूसरा जो सॉफ्ट है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट है, वो घिस जाता है, तो वो सॉफ्ट को खा जाएगा। इसलिए कॉपर ने कार्बन लगाते हैं। अच्छा, फिर कार्बन लगाने का फायदा क्या, आप किसी दूसरा सॉफ्ट चीज लगाते हैं। कार्बन का एक मटेरियल का एक सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये घिसता है, ये पाउडर बन जाता है। ग्राफाइट तो आप देखे होंगे ना, जब पेंसिल में कोई चीज लिखते हो जो पाउडर निकलता है। ये दूसरा है कि इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर, इसके अंदर से करंट फ्लो करता है कार्बन के थ्रू से। कभी आपका पेंसिल को प्लॉट में डालो और उसका जो लीड है उसको पीछे से टच करके देखो, ऊपर से सारे बाल खड़े हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा टच करके देखना, बिकॉज इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ करंट। अब ये करंट कैरी कर सकता है और घिसता है, तो जो छोटे छोटे थीन पाउडर्स निकलते हैं वो लुब्रिकेशन में मदद कर देते हैं इसका। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे घिसने के कारण ये गर्म होता है, गर्म होता है तो कोई दूसरा मटेरियल होगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब बोलोगे सर इंसुलेटर ले लेंगे तो घटे, अरे इंसुलेटर ले लेंगे तो करंट कैसे जाएगा, कंडक्टिंग ही लगाना पड़ेगा। अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। टू अवॉइड दैट हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। कार्बन का एक ये है सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस घटता है। स्पेसिफिक केस याद रखना है। Why carbon brushes are used? To say in a single line related in the context of the topic that with increasing temperature resistance of carbon decreases. It has got a negative temperature coefficient. दूसरा, while being in contact with this commutator, ये self lubricating होता है। घिसने के कारण जो पाउडर निकलता है उसको lubricate करता है, मदद करता है स्लाइड करवाने में। ठीक है, तो why carbon is used is in case of motor। अगर इस आर्टिकल में एक क्वेश्चन आपको आता है तो उसका ओनली आंसर द एग्जामिनर वांट्स टू नो इज दैट यू शुड नो दैट कार्बन हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। सेल्फ लुब्रिकेटिंग होता है वो ठीक है, बट इट इज नॉट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसका। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बिकॉज कार्बन हैज लो temperature, has negative temperature coefficient, has negative temperature coefficient of resistance, while sliding at contact points with increase in temperature due to friction, resistance of carbon brush decreases। छोटी छोटी चीजें याद रखें। क्या चीजें समझ में आया? Yes, sir. यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला। अभी तक पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज करंट, व्हाट इज रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। ठीक है, वो सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।